नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात होगी कामगारों से राहुल गांधी की मुलाकात की, प्रियंका की मांग से बौखलाई बीजेपी की, जानेंगे कि आरबीआई के ऐलान पर क्यों आया चिदंबरम को गुस्सा और कर्नाटक की सियासत में क्यों खड़ा हुआ नया बखेड़ा, और आखिर में बात मानसून सत्र के आगाज की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में प्रशांत किशोर का सहारा लेके कांग्रेस शिवराज सिंधिया की जोड़ी का मुकाबला करने की बनाएगी रणनीति। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने पीके को बनाया चुनाव का प्रभारी। देश भर के एयरपोर्ट पर पूरी तैयारी, सोमवार से शुरू होगा उड़ानों का सिलसिला। अभी केवल 13 शहरों के लिए 21 फ्लाइट्स का शेड्यूल हुआ जारी। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का बड़ा फैसला, इस वित्त वर्ष में अब नहीं खरीदेंगे कोई नया ट्रक। फाइनेंशियल संस्थान या कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स से कोई डील नहीं। 2 महीनों से बंद पड़े ट्रकों पर हो रहा है भारी नुकसान। यूपी की जगह ओडिशा पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। 21 मई को मुंबई से रवाना हुई थी वसई रोड गोरखपुर श्रमिक स्पेशल ट्रेन। रेलवे की सफाई, भारी ट्रैफिक के कारण बदला गया ट्रेन का रूट। इंस्टाग्राम का लेटेस्ट फीचर, इंस्टा पर अब एक साथ 50 लोग कर सकेंगे वीडियो कॉल। सोशल नेटवर्किंग साइट को मिला मैसेंजर रूम फीचर का सपोर्ट। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पूर्णबंदी में फंसे प्रवासी कामगारों की मुश्किलों को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर तल्ख रुख अख्तियार किए बैठे हैं। राहुल ने हाल ही में सुखदेव विहार फ्लाईओवर के पास परेशान कामगारों से बातचीत की थी। इस पर सियासत भी खूब हुई। इसी बीच राहुल गांधी ने आज सुबह अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें पैदल घर जाने को बेताब श्रमिकों के दर्द की कहानी बयां की गई है। तो आज इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव जी, लेकिन उससे पहले देखिए इस पर एक रिपोर्ट। देश में 24 मार्च को जब पूर्णबंदी का ऐलान हुआ तो प्रवासी श्रमिकों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई, क्योंकि पूर्णबंदी ने काम छीन लिया था। खाने और रहने का कोई जुगाड़ नहीं रहा तो बस घर की ही याद आई। लेकिन पूर्णबंदी ने तो घर जाने के सारे जरिए ही बंद कर दिए थे, लिहाजा ये कामगार पैदल ही अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। सत्ताधारी दल को ना सही, लेकिन विपक्षी दलों ने इनकी परेशानी को मुखरता के साथ बुलंद किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तो खुद सड़क पर निकलकर कामगारों का हाल जाने सुखदेव विहार के फ्लाईओवर के पास पहुंचे। यहाँ फुटपाथ पर बैठकर राहुल ने उनकी समस्याएं जानी, जिसका वीडियो आज कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है। 15 मिनट 56 सेकंड के इस वीडियो की शुरुआत प्रवासी श्रमिकों के घर जाने के दर्द को दिखाने वाले दृश्यों के साथ की गई है। बाद में लोगों की जुबानी उनका दर्द बताया गया है। यहाँ से 120 किलोमीटर से भी चल पड़े हैं, पूरे कल से नहीं गए, पूरी रात में भी थोड़ा थोड़ा रुकते आए और चले आए। अपनी क्या करें फिर, तो मजबूरी है कि हम लोगों को पैदल जाना है। बड़े आदमी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम लोग भूखे मर रहे हैं। 3 दिन से भूखे हैं हम लोग, बच्चा भी है हमारा साथ में भूखा, 3 दिन से भूखे प्यासे हैं। 4-5 दिन काम किया है, वो बचा लिया 2 महीने बैठे खा लिया है, अब खत्म हो गए। इस वजह से पैदल निकल लो, पैदल चल दी। खाने के लिए नहीं है, पैसे नहीं है, मालिक कोई मदद नहीं कर रहा, तो क्या करें? क्या करें, मजबूरी है साहब। अब लड़ रहे हैं वो तो, अब उससे लड़ रहे तो मजबूरी से लड़ेंगे, क्या करें, उतना करना ही पड़ेगा। राहुल गांधी एक श्रमिक से बात करते हैं। वो पूछते हैं कि वो कहां से आ रहे हैं और क्या करते थे। शख्स बताता है कि वो हरियाणा से आ रहा है और कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था। शख्स बताता है कि 1 दिन पहले ही उसने चलना शुरू किया है। उनके साथ उनका पूरा परिवार है। जहां रहते थे वहां किराए के नाम पर 2500 रुपए देने पड़ते थे, इसीलिए अब वो झांसी रवाना हो रहे हैं। राहुल गांधी ने पूछा कि पैसे हैं पास में, खाना खा रहे हो? इस सवाल के जवाब में परिवार ने बताया कि लोग रास्ते में उन्हें खाने के लिए दे देते हैं। कई बार खाना मिलता भी है, कई बार नहीं मिलता तो पैदल चलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। घर वापसी के लिए 700 किलोमीटर के पैदल सफर पर निकले इन कामगारों और इनके जैसे दूसरे मजदूरों के हौसले की कुछ कहानियां राहुल गांधी आज पूरे देश से साझा कर रहे हैं। इस वीडियो में एक महिला ने कहा कि लौटकर कभी वापस नहीं आएंगे। आपको बता दें, कामगारों की बेबसी को अपनी आवाज देकर राहुल गांधी लोगों का ध्यान इस मुद्दे पर दिलाना चाहते हैं। राहुल गांधी पहले भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी पार्टी के लोगों, पत्रकारों और जानी मानी हस्तियों से इस मुसीबत के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन शायद सत्ता पक्ष इस ओर ध्यान देना ही नहीं चाहता। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, जो दर्द इस वीडियो में मजदूर बयां कर रहे हैं वो वाकई झकझोर देने वाला है। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी कहा कि मौजूदा मुसीबत से निपटने के लिए
पीएम सभी पार्टियों से बातचीत करें। दिखावा करने का या खुद को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने का ये वक्त नहीं है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? आखिर क्या वजह है कि सरकार विपक्ष से सुझाव लेने को तैयार ही नहीं है? देखिए मीनाक्षी, जब देश में मरीजों की गिनती उंगलियों पर होती थी, यानी बहुत कम मरीज थे, तब पीएम मोदी ने लॉकडाउन लगा दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पूरा देश तबाही के कगार पर आ गया। लेकिन जिस महामारी से बचने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया गया था, उसमें कमी नहीं आई, बल्कि अब तो रोजाना 6000 से ज़्यादा मरीज मिल रहे हैं और इस वक्त लॉकडाउन का चौथा फेज हम देख रहे हैं। इधर ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं, अब 25 मई से हवाई जहाज भी चलाए जाएंगे। मतलब ये हुआ मीनाक्षी कि आखिर जब यही करना था तो फिर इतनी जिंदगियों को तबाह क्यों किया गया? जब इस बीमारी के साथ ही हमें जीने की आदत बनानी थी, तो फिर इससे लड़ने और इस महामारी को हराने का झूठा दिलासा देकर देश की आधी आबादी को बर्बादी की कगार पर क्यों खड़ा किया गया? मीनाक्षी, ये सवाल तो देश के प्रधान सेवक से पूछने का हक यहाँ की जनता को है ही। इसी बीच राहुल गांधी जब दिल्ली के सुखदेव विहार में सड़क किनारे बैठे मजदूरों से उन्होंने बात की, उन्हें दिलासा दिलाया, उनके साथ प्यार के 2 बोल बोले, तो सत्ता पक्ष को तकलीफ हुई। कल ही सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक भी हुई, जिसमें 22 दलों के नेता शामिल हुए और इस आपदा से निपटने के लिए सरकार को कई सुझाव दिए। आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी मोदी सरकार को विपक्ष की सलाह को मानने और उनसे बात करके एक कलेक्टिव निर्णय लेने का सुझाव दिया है। इधर पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने भी मोदी सरकार को सलाह दी है कि भारत एक बहुत बड़ी आर्थिक तबाही का सामना कर रहा है और इसके समाधान के लिए सरकार को विपक्ष के विशेषज्ञों को शामिल करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ अकेले ये काम नहीं कर सकता है। लेकिन जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं मीनाक्षी कि मोदी जी और उनकी सरकार को किसी सलाह मशवरे की जरूरत नहीं है, वैसा ही अभी तक हो रहा है। मात्र 4 घंटे की नोटिस पर हम लोगों ने देखा कि नोटबंदी कर दी गई, फिर मात्र 4 घंटे की ही नोटिस पर लॉकडाउन कर दिया गया और देश की जनता तब भी लाइनों में खड़ी थी और आज भी लाइनों में खड़ी है। कोई अपनी भूख मिटाने के लिए लाइन में है, तो कोई टिकट खरीदकर किसी तरह घर पहुंचने के लिए लाइन में खड़ा है, तो कोई पिछले 2 महीने से तपती सड़क पर खाली पांव खुद को बचते बचाते अपने घर की ओर परिवार सहित भूखे प्यासे चला जा रहा है। लेकिन दुख इस बात का है मीनाक्षी कि ये सारी तस्वीरें मोदी सरकार को नहीं दिखती हैं और न ही किसी की सलाह उसे पसंद है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार और कांग्रेस में शुरू हुई बस पॉलिटिक्स अभी थमी भी नहीं थी कि अब बीजेपी और कांग्रेस एक नए मुद्दे पर आमने सामने हैं। जी हां, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की बिजली बिल माफी की मांग पर अब बिल पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, जिसमें बीजेपी ने राजस्थान सरकार को भी आड़े हाथों लिया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। पूर्णबंदी से परेशान प्रवासी कामगारों को उत्तर प्रदेश भिजवाने के लिए जब कांग्रेस ने बसों की व्यवस्था की, तो बीजेपी को कांग्रेस का ये कदम इतना नागवार गुजरा कि कांग्रेस को बीजेपी ब्रिगेड ने घेरना शुरू कर दिया। वहीं अब एक और मामले में दोनों दल आमने सामने आ गए हैं। बस पॉलिटिक्स के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की बिजली बिल माफी की मांग पर बिल पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। दरअसल यहां प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से लोगों के बिजली बिल माफ करने की मांग की है। यूपी में बिजली बिल माफ करने की मांग उठी तो राजस्थान बीजेपी ने प्रियंका गांधी को प्रदेश की गहलोत सरकार को भी इस बाबत एक चिट्ठी लिखने का कह दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने यूपी की बस पॉलिटिक्स पर तंज कसते हुए कहा, बस 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 बहुत हो गया। श्रमिक आपकी बस में बैठकर सही सलामत पहुंच भी गए होंगे। अब एक पत्र बिजली माफी का अशोक गहलोत को लिख दो, केवल 3 महीनों का माफ करवा दीजिए। वहीं राजस्थान में स्वास्थ्य मुसीबत काल के दौरान फिलहाल 3 महीने के बिजली के बिल स्थगित कर दिए गए थे, लेकिन हाल ही में गहलोत सरकार ने 31 मई तक पिछला पूरा भुगतान नहीं करने पर 2% पेनल्टी लगाने का फरमान जारी किया है। राजस्थान के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इसे आमजन के साथ सरकार का मजाक करार दिया है। उन्होंने कहा कि 3 महीने के बिजली के बिल माफ करने के बजाय उल्टा उनके साथ ब्याज और पेनल्टी वसूलने का आदेश आमजन के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। यानी बिजली बिल माफ करने की मांग पर अब फिर से कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब कांग्रेस और गहलोत सरकार की तरफ से बीजेपी के इन आरोपों पर क्या जवाब दिया जाता है, ये देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि मुसीबत के वक्त भी सियासी गलियारों में कई मुद्दों को लेकर की जा रही बयानबाजी जल्द थमने वाली नहीं है। अब जहां प्रियंका के बिजली बिल माफ करने की मांग से एक बार फिर बीजेपी बेचैन हो उठी है, तो वहीं केंद्र की बेचैनी बढ़ाने वाले सवाल आजकल लगातार कांग्रेस उठाती नजर आ रही है। दरअसल हाल ही में जो ऐलान भारतीय रिजर्व बैंक ने किए हैं, उस पर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने आरबीआई के ऐलान पर केंद्र को जमकर खरी खोटी सुनाई है।
देश में मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने कल शुक्रवार को एक बार फिर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और ब्याज दर में कटौती की घोषणा की। केंद्रीय बैंक ने रिवर्स रेपो रेट को घटाकर 4% कर दिया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस दौरान अनुमान जताते हुए कहा था कि 2020-21 में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी की वृद्धि दर नेगेटिव में जा सकती है। आरबीआई के इस अनुमान पर अब कांग्रेस ने आंखें तरेरी हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सरकार को एक बार फिर आड़े हाथों लिया है। चिदम्बरम ने ट्वीट में लिखा, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मांग बुरी तरह से प्रभावित है। वित्त वर्ष 2020-21 में आर्थिक वृद्धि दर नकारात्मक रह सकती है। फिर क्यों वो अर्थव्यवस्था में और पूंजी डाल रहे हैं? उन्हें सरकार से खुलकर कह देना चाहिए कि अपनी ड्यूटी करें, राजकोषीय उपाय करें। इतना ही नहीं, चिदम्बरम ने अपने अगले ट्वीट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और संघ को भी घेरा। चिदम्बरम ने लिखा, रिजर्व बैंक के बयान के बाद भी प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक ऐसे पैकेज के लिए खुद प्रशंसा कर रहे हैं जो कि जीडीपी के 1% से भी कम का राजकोषीय प्रोत्साहन है। संघ को शर्म आनी चाहिए कि कैसे सरकार ने अर्थव्यवस्था को नकारात्मक वृद्धि दर की ओर ढकेल दिया है। आपको बता दें, आरबीआई गवर्नर ने कहा था कि 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रहने का अनुमान है, जिसे लेकर अब चिदम्बरम ने केंद्र को भी जमकर खरी खोटी सुनाई है। केंद्र विपक्ष के इस तल्ख रवैये पर क्या प्रतिक्रिया देता है, ये देखना होगा। अब चिदम्बरम ने आरबीआई को नसीहत देते हुए केंद्र सरकार पर जमकर शब्द बाण तो चला दिए, लेकिन केंद्र कोई जवाब देता है या नहीं, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। खैर, दिलचस्प खबर तो आज मध्य प्रदेश से भी सामने आई है, जहां उपचुनाव से पहले कहा जा रहा है कि बिजली बिल माफ है करवाना तो बीजेपी को हटाकर सत्ता में कांग्रेस को हिलाना। लेकिन ऐसा ना तो हम कह रहे हैं और ना ही विपक्षी दल, बल्कि ये तो मध्य प्रदेश में बिजली विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट कह रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। अब बीजेपी जनता को रिझाने के लिए 678 करोड़ रुपए वाले प्लान पर काम तो कर रही है, लेकिन बिजली विभाग शिवराज सरकार की नाक में दम करता नजर आ रहा है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें आगर मालवा भी शामिल है। दरअसल हुआ यूं कि आगर मालवा में रहने वाले एक शख्स के घर का बिजली बिल 30,000 रुपए से ज्यादा आया। अब इस शख्स ने बिजली बिल को लेकर ऑनलाइन शिकायत की और शिकायत के स्टेटस को ऑनलाइन चेक किया तो हैरान रह गया। शिकायत के जवाब में लिखा गया था, अगर बिल में छूट पाना है तो बीजेपी को हटाना है और कांग्रेस को लाना है। 100 में 100 रुपए का आना है। दरअसल मध्य प्रदेश विद्युत विभाग की साइट पर बिजली संबंधी किसी भी तरह की ऑनलाइन शिकायत करने की व्यवस्था है। बिजली विभाग ऐसी शिकायत पर फौरन जवाब देता है या फिर शिकायत के समय दी गई आईडी से लॉगिन करके शिकायत की स्टेटस रिपोर्ट चेक की जा सकती है। अब सरकारी विभाग से लोगों को इस तरह के मैसेज पहुंचेंगे तो लोग तो हैरान होंगे ही। फिलहाल शख्स ने मामले की शिकायत कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कर दी है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अब एक तरफ मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले बिजली विभाग की वेबसाइट पर हुए इस खुलासे ने सियासी पारा चढ़ा दिया है, तो वहीं इस वक्त कर्नाटक में पंचायत चुनाव को लेकर भी माहौल गरमाया हुआ है। जी हां, यहां चुनाव को लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने तो राज्य निर्वाचन आयोग के रवैये पर भी सवाल उठा दिए हैं। तो पंचायत चुनाव को लेकर क्यों खड़ा हुआ है ये नया बखेड़ा, इस रिपोर्ट में देखिए। कर्नाटक में स्वास्थ्य मुसीबत के बीच ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। दरअसल बीजेपी ने स्वास्थ्य कारणों से चुनाव को स्थगित करने की मांग की, तो वहीं इस मांग पर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज की है। इस सियासी बयानबाजी के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी उपायुक्तों से सुझाव मांगे हैं कि ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव होने चाहिए या नहीं। आपको बता दें, कर्नाटक में 6025 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल जून-जुलाई तक खत्म हो रहा है। सत्तारूढ़ बीजेपी चाह रही है कि पार्टी समर्थक लोगों को प्रशासनिक समितियों के सदस्य के रूप में नामित किया जाए, जो ग्राम पंचायतों का नियंत्रण अपने हाथों में ले सकें। निर्वाचन आयोग ने कहा कि चुनाव कराने के अलावा हाल ही में कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज अधिनियम में संशोधन के अनुसार नए मतदाता सूचियों और नए आरक्षण रोस्टर को भी तैयार करना होगा। इस क्रम में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के साथ विपक्ष के नेता सिद्धारमैया राज्य चुनाव आयोग से मिले। उन्होंने कहा, ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक समितियां तभी नियुक्त की जा सकती हैं जब चुनाव कराना संभव न हो या 2 चुनावों के बाद भी कोई सदस्य निर्वाचित न हो। लेकिन हम ऐसी किसी भी स्थिति का सामना नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्रशासनिक समितियों को नियुक्त नहीं किया जा सकता है। सिद्धारमैया ने चुनाव आयोग को घेरते हुए कहा कि चुनावी प्रक्रिया शुरू करने, मौजूदा ग्राम पंचायत सदस्यों को बदलने की दिशा में राज्य निर्वाचन आयोग का रवैया संवैधानिक है और कर्नाटक पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों का भी उल्लंघन करती है। वहीं कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष DK शिवकुमार ने राज्य निर्वाचन आयोग की ओर इशारा करते हुए कहा, भाजपा कार्यकर्ताओं को पंचायतों में नियुक्त करके लोकतंत्र को नष्ट क्यों करने पर तुले हैं।
आप पंचायत राज प्रणाली का भगवाकरण नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब कर्नाटक में पंचायत चुनाव होंगे या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सियासी बयानबाजियों का दौर जल्द थमेगा ये कहना भी मुश्किल है। और बुलेटिन के आखिर में बात मॉनसून सत्र के आगाज की। देश में स्वास्थ्य मुसीबत के मद्देनजर मार्च के आखिर में पूर्णबंदी लागू कर दी गई, लेकिन अब मौजूदा हालात और आर्थिक परेशानियों को देखते हुए सरकार ने पूर्णबंदी के चौथे चरण में छूट का दायरा बढ़ाया। सीमित स्तर पर ट्रेन सेवाएं शुरू कर दी गई। 25 मई से घरेलू विमान सेवाओं को भी उड़ान की इजाजत मिल गई है। वहीं इन सब रियायतों को देखते हुए सवाल उठ रहा है कि क्या संसद का मॉनसून सत्र समय पर शुरू हो पाएगा। देखिए रिपोर्ट। सरकार ने जब पहली बार पूर्णबंदी की घोषणा की थी तो देश में आर्थिक गतिविधियों से लेकर रेल और विमान सेवाओं पर भी पाबंदी लग गई थी, लेकिन पूर्णबंदी के चौथे चरण में सरकार ने कई रियायतें दी हैं और जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। स्वास्थ्य मुसीबत ने तो संसद सत्र से लेकर राज्यसभा चुनाव पर भी ब्रेक लगा दिया था, लेकिन अब जब रियायतें देने का दौर शुरू हो गया है तो ऐसे में संसद के मॉनसून सत्र के भी समय पर शुरू होने के आसार बनने लगे हैं। मतलब जुलाई के तीसरे या आखिरी हफ्ते में मॉनसून सत्र शुरू हो सकता है। कुछ दिनों पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी ऐसे ही संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि मॉनसून सत्र शेड्यूल के अनुसार ही आयोजित किया जाएगा। सत्र स्थगित करने को लेकर कोई योजना नहीं है। दरअसल तत्कालीन हालात को देखते हुए मार्च में संसद के बजट सत्र को समय से पहले ही समाप्त कर संसद को निश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। हालांकि संसद का बजट सत्र 3 अप्रैल तक चलना था। पिछले महीने खबर आई थी कि मॉनसून सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी रहने पर लोकसभा की कार्यवाही सेंट्रल हॉल से संचालित की जा सकती है। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही को लोकसभा से संचालित किया जा सकता है। वहीं बात पिछले साल की करें तो पिछले साल मॉनसून सत्र 20 जून से 7 अगस्त तक चला था। अब भले ही सरकार जिस तरह से पूर्णबंदी के चौथे चरण में रियायतें दे रही है, उसको देखकर मॉनसून सत्र के समय पर आयोजित होने के आसार बन रहे हों, लेकिन दूसरी तरफ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि देश में अब रिकॉर्ड स्तर पर मामले बढ़ने लगे हैं। यानी अगर हालात बेकाबू होते हैं तो फिर मॉनसून सत्र के भी आगे चलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।